कर्नाटक के उडुपी से इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। प्रशासन ने उडुपी में कल से धारा 144 लागू कर दी है। शहर में 19 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इधर उडुपी के बीजेपी एमएलए रघुपति भट्ट ने हिजाब मामले की जांच एनआईए से करने की मांग की है और हिजाब विवाद के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश इसे करार दिया है। वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए कि आखिर पिछले कुछ दिनों में अचानक से हिजाब विवाद क्यों हंगामे की शक्ल में तब्दील हो चुका है। तो 19 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक वीडियो भी हालांकि ये सामने आया था जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो शहर शहर हिजाब पर फसाद है, विवाद है। Demanded for NIA is for the same things, because see, international conspiracy is there. That was my allegation first. We are not banned hijab in Udupi. We are told in the classroom you remove as a uniform. We are telling only about uniform. We are not raising any objection to the hijab. Hijab is their religious right. Let them wear. But in the classroom they should be uniform. That was my. But तो हिजाब पर फसाद की आंच तेलंगाना तक भी पहुंच चुकी है। अब एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, एक दिन हिजाब पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे ओवैसी की दकियानूसी सोच करार दिया। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है। हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं हैं। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तरफ भी रुख करते हैं। स्कूल में हिजाब पहनने से रोकने पर जमकर हंगामा किस तरह से किया गया, 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां पहुंचे, पथराव किया गया। स्कूल में मौजूद उस वक्त शिक्षकों को बंधक तक इन्होंने बना लिया। वहीं हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भांजी गईं। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से हिजाब पर हंगामा जारी है। बंगाल में हम लोग जो शुरू से बोलते आ रहा है कि यहाँ पे कानून का शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पे टीएमसी का शासन चल रहा है, ममता बनर्जी का शासन चल रहा है। जो विद्यालय में शिक्षक होता है, शिक्षक सारे छात्रों के लिए शिक्षक होता है, शिक्षक का कोई मजहब नहीं होता है। और आज जो इस शिक्षक के ऊपर ऐसे अटैक होता है, ऐसे इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है, और प्रशासन का जो भूमिका है वो इसका बहुत निंदनीय है। और हिजाब विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन की तस्वीर नजर ही नहीं आई, बल्कि तेज ये प्रदर्शन दिखाई दिया। विजयवाड़ा की ये तस्वीर देखिए, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर कुछ इस तरह से उतर आईं और उन्होंने हिजाब के समर्थन में अपनी एक बड़ी रैली निकाली। हिजाब के समर्थन में नारेबाजी करती हुई ये महिलाएं आप देखिए शहर की अलग अलग सड़कों से गुजरी, नारेबाजी यहां पर की गई। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर वो अपना हिजाब पहनना नहीं छोड़ेगी और खुद को इसके लिए हर लड़ाई के लिए तैयार भी कहा। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी से भी सामने आई। वहां भी हाथों में हिजाब के समर्थन में नारे लिखे पोस्टर और तिरंगा लेकर गानों की धुन पर हिजाब पहनी महिलाओं ने कुछ इस तरह से रैली निकाली।
तो आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई की विंग सीएफआई को जिम्मेदार यहां पर ठहराया। उन्होंने पीएफआई पर चुनाव के वक्त वोट को पोलराइज करने का आरोप भी लगाया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया और कहा कि कांग्रेस ने जो विभाजनकारी बीज बोया था वो कभी आतंकवाद तो कभी हिजाब की शक्ल में सामने आ रहा है। ये तो षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कई ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा है कि इस षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है और ये पीएफआई का इसके पीछे हाथ है। उन्होंने सीएफआई बनाया जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है और इसलिए ये गलत बात है। इसका पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और इसको चुनाव की नज़र से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें आपको कहते ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है। ये बहुत ही दुखद है कि शिक्षण संस्थाओं में अब राजनीति प्रवेश कर रही है। मैं समझता हूँ बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, फैसला ले, ताकि ये जो राजनीतिक विवाद पैदा करके इस समय देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। वहीं हिजाब मामले में राजनीतिक दल भी अलग अलग खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। बीजेपी इसे साजिश करार दे रही है तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि दोनों समुदायों के बड़े लोगों को एक साथ बैठकर इस विवाद का निपटारा करना चाहिए। देश कानून से चलता है, ये डरा करके, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है। जिन लोगों की मानसिकता है कि हम एक बना देंगे इस्लामिक स्टेट की भूमिका में, ये भारत को मंजूर नहीं है। जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म लोग हैं उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। साफ नज़र आ रहा है कि जो कल तक विद्यार्थी आराम से अपनी शिक्षा का ग्रहण कर रहे थे, सीख रहे थे, अचानक से उनके वो हिजाब पहनने लगे। अब कौन इनको भड़का रहा है ये आप सब लोग समझते हैं। ये बार बार उंगली उठाते हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि आप कम्युनल हैं, आप पोलराइजेशन कर रहे हैं। अब साफ नज़र आ रहा है कि पोलराइजेशन कौन कर रहा है। आज हिजाब का नहीं, आज जॉब का सवाल हमारे युवा पूछते हैं। तो हिजाब आज हमारे लिए महत्व का नहीं है, जॉब हमारे लिए महत्व का है। देश के बेरोजगारों को नौकरी देना, उनके हाथ को काम देना, ये सरकार का दायित्व है। और बीजेपी चुनाव के समय में इस तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद करती है, अब ये सबको समझ चुका है। पंजाब की सियासत की तरफ रुख करते हैं। पंजाब में 20 फरवरी को एक ही चरण में सभी 117 सीटों में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इस वक्त पंजाब में धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह खुद पंजाब के लुधियाना में चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आए और इस बात का वायदा किया कि अगर पंजाब में बीजेपी की सरकार बनी तो पंजाब को नशा मुक्त करेंगे। वहीं पंजाब के
कोटकपुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रैली को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और साथ ही इस बात को भी माना कि पंजाब में पिछले 5 साल में उनकी सरकार का कामकाज ठीक नहीं था, जिसकी वजह से पंजाब में सरकार बदलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। और इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह पंजाब के लुधियाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान ड्रग्स के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से घेरा और वादा किया कि अगर बीजेपी की पंजाब में सरकार बनती है, बीजेपी सत्ता में आती है, तो 5 साल के अंदर पंजाब से ड्रग्स की विदाई हो जाएगी, यानी कि पंजाब नशा मुक्त हो जाएगा। अमित शाह ने इस दौरान किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा, साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा के मुद्दे पर चन्नी सरकार को नाकाम करार दिया। मोदी जी के नेतृत्व में हमने ड्रग के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। 2020 और 2021 उसमें 10-10 साल में जितनी ड्रग नहीं पकड़ी गई, इतनी ड्रग ये 2 साल में भारत की सरकार ने पकड़ने का काम किया है। मगर यहां एक ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करे। ड्रग को खत्म करने के लिए मोदी जी के अभियान को गांव तक पहुंचाए। हम नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है। पहले भी मदद नहीं मिलती थी, कांग्रेस में भी नहीं मिली, मगर अब मौका है पंजाब वालों, एक बार एनडीए की सरकार बना दो। मैं कहकर जाता हूं 5 साल में ड्रग को पंजाब से विदाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। पंजाब के किसानों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी भूमि का, अपनी जमीन का जरा परीक्षण करा दीजिए, स्थिति क्या हो गई। ये जमीन जो पूरे देश का पेट भरती है, वो जमीन को खेती लायक नहीं छोड़ा है। ये जमीन को एक धीरे धीरे जहर उगलने वाली जमीन बनाने का काम किया है। और यहां पर क्रॉप पैटर्न चेंजिंग और कुदरती खेती, ये दोनों के प्रयोग करने के अलावे पंजाब की खेती खुशहाल नहीं हो सकती है। और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मित्रों, मैं वादा कर जाता हूं कि आपने एनडीए की सरकार बनाई, 5 साल के अंदर पंजाब के किसानों को उनकी आवक, उनकी इनकम कम न हो, इस तरीके से हम क्रॉप पैटर्न चेंजिंग को सफलतापूर्वक लागू कर दिखाएंगे। अरे पंजाब में मेहमान आए और मेहमान भी नरेंद्र मोदी जैसा हो, उसको सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाई जरा जोर से बोलिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर आप देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो आप पंजाब को क्या सुरक्षित? चन्नी जी, आपको 1 सेकंड भी यहां पर शासन करने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात मानकर चलिए। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर में चुनाव प्रचार किया। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इस दौरान उन्होंने वहां एक रोड शो भी किया। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। केजरीवाल ने दावा किया कि कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हार रहे हैं और इसके साथ ही केजरीवाल ने अवैध खनन मामले में भी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को घेरने की कोशिश की। कैसे संतुष्ट हो जाए? अपनी जांच कोई कैसे करा सकता है? अपनी जांच करा के 4 दिन में क्लीन चिट भी ले ली, कोई एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद ही तो पावर आती है इन्वेस्टिगेट करने की, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी चीज, हमें पता चला है ईडी के अंदर उनके भांजे ने चन्नी के ये कबूल कर लिया कि ये पैसा चन्नी जी का है, ट्रांसफर पोस्टिंग का ये सारा पैसा उनका है।
मैं ये जानना चाहता हूं, ईडी में अगर कोई इस तरह से कबूल कर ले और किसी का नाम ले तो उसकी तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। ईडी चन्नी साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? हिसाब से तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उनसे गिरफ्तार करके उनसे क्वेश्चनिंग इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं, खडूर साहब से और भदौर से, चमकौर साहब से और भदौर से, सॉरी, चमकौर साहब से और भदौर से। हमने दोनों सीटों पे सर्वे कराए हैं, एक बार कराया, नतीजे बड़े शॉकिंग आए, फिर दोबारा कराया, फिर तिबारा कराया, 3 बार सर्वे कराए। चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। खडूर साहब में, सॉरी, चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए ही नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? जो कांग्रेस है, मतलब एक लगता है कि उन्होंने पार्टी जी एक सर्कस बन गई है। आपस दे विच लड़ाइयाँ, पंजाब पिछे नहीं, आपस दे विच लड़ाइयाँ ने कुर्सी पिछे। इहो जी पार्टी की भविख देख सकती है पंजाब नूं? ਜਿਹੜੇ आपस च मिल के नहीं चल सकते, आपस च मिल के वोट चोणां नहीं लड़ सकते, वो पंजाब नूं की भविख देणगे? और पंजाब के कोटकपुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रैली की। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने विपक्ष पर निशाना साधा और साथ ही इस बात को भी माना कि पंजाब में पिछले 5 साल में उनकी सरकार का कामकाज ठीक नहीं था। प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम रहने के दौरान सरकार के कामकाज में कई कमियां थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को पंजाब में सरकार तक बदलनी पड़ी। 5 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए। वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है, इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी। भाइयों बहनों, विकास आज की आवश्यकता है। यही अंततः नौजवानों के लिए रोजगार देगा, नौकरी देगा और यही एक बेहतर भविष्य की राह दिखाएगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, पहले कोई सोचता भी नहीं था। आज तो फर्रुखाबाद के अंदर भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आज एटा के अंदर मेडिकल कॉलेज बन गया है, कासगंज के अंदर, हाथरस के अंदर, इटावा के अंदर, कानपुर के अंदर, हर एक जगह मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य का बेहतरीन स्थल है। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा का केंद्र होने के साथ ही भाइयों बहनों, यहाँ पे हमारे नवयुवकों को मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने का भी ये माध्यम बनेंगे। डॉक्टर, नए नए डॉक्टर यहाँ से आएंगे और इन डॉक्टरों के माध्यम से, इन चिकित्सकों के माध्यम से हर व्यक्ति को घर में ही स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा, अपने जनपद में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में ही स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ हाईवे, रेलवे, गंगा जैसी नदियों की अविरलता निर्मलता के लिए हो रहा कार्य। 5 साल पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो मिलती होगी ना। 5 साल पहले फ्री में राशन मिलता था, ये सब राशन खा जाते थे लोग, बिजली का पैसा खा जाते थे, मेडिकल कॉलेज का पैसा खा जाते थे। और जब उनकी संवेदना गरीबों के प्रति नहीं थी, किसानों के प्रति नहीं थी, नौजवानों के प्रति नहीं थी, तो हम भी जब सरकार में आए तो हम लोगों ने पहले काम तो किसानों का कर्ज माफी का किया, फिर कार्य हम लोगों ने
फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, एटा है, अलीगढ़ है, कासगंज है, ये पूरा आगरा और अलीगढ़ कानपुर कमिश्नरी के इस पूरे क्षेत्र में हम लोग देखते थे आलू किसान परेशान होता था। उसके लिए कुछ फूड प्रोसेसिंग के सेंटर बनने चाहिए, आलू के प्रोसेसिंग के सेंटर बनने चाहिए। हम लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आज भाइयों बहनों कई सेंटर स्थापित हो गए, लेकिन जो लोग किसानों का शोषण करते थे, नौजवानों के रोजगार को छीनते थे, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज भाइयों बहनों उन्हीं के ऊपर हमारी सरकार पूरी उन सभी को बेपर्दा करते हुए पूरी निर्ममता के साथ उनसे निपटने का कार्य कर रही है। और इसीलिए सरकार का यह मानना है कि विकास भी चलना चाहिए, एक हाथ से विकास और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर बढ़ा करके इन माफिया अपराधियों को प्रदेश से मुक्त वातावरण देने के लिए एक कार्रवाई करनी ही चाहिए। भाइयों बहनों, पिछली सरकारें कार्य नहीं कर पाती थी, करती भी कैसे, करते भी कैसे, किसी गरीब को मकान नहीं दे पाते थे। हमारी सरकार तो भाइयों बहनों 43,50,000 से अधिक गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करा चुकी है। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करा चुकी है। हर गांव और मजरा या तो विद्युतीकृत हो चुका है या उस पर कार्य चल रहा है। और अभी हमारी सरकार हर घर नल की योजना में प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध पेयजल उसके घर में प्राप्त हो, इसके लिए कार्य कर रही है। और फर्रुखाबाद के लिए तो यहाँ पर गन्ना किसान भी है। पिछले दिनों यहाँ कुछ नारा लग रहा था, लेकिन भाइयों बहनों मैंने कहा है आने दीजिए डबल इंजन की सरकार को। गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। हमारे लिए प्रदेश के किसी भी जनपद से भेदभाव का कोई कारण नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहां तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबके विकास का। और भाइयों बहनों, सबका साथ और सबके विकास के इस नारे को सार्थक करते हुए पिछली सरकारें अपने परिवार के लिए चिंता करती थी। उनका केवल नजरिया सिपाही खानदान तक था, उससे बाहर उनको प्रदेश कहीं नजर नहीं आता था। आज तो भाइयों बहनों प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए भी और समृद्धि के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों मैं आप सबके बीच में अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अमृतपुर से अपने लोकप्रिय विधायक श्री सुशील कुमार साक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है और ये कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील कुमार साक्य कमल चुनाव चिन्ह पर और कायमगंज सुरक्षित विधानसभा सीट से डॉक्टर सुरभि अपना दल की प्रत्याशी के रूप में वहां पर प्रत्याशी बनाई गई है। भाइयों बहनों, कायमगंज से हमारे लोकप्रिय विधायक श्री अमर सिंह खटीक जी हैं और मैं धन्यवाद दूंगा श्री अमर सिंह खटीक जी आज इस मंच पर आए हैं। और अमर सिंह जी को ही मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि कायमगंज से डॉक्टर सुरभि को चुनाव जिता करके इनको भेजना है, ये जिम्मेदारी इनकी है। और मेरी आप सबसे भी अपील होगी कि कायमगंज से जुड़े हुए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एसके प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान दें। तो है
हिजाब पर फसाद की आंच तेलंगाना तक भी पहुंच चुकी है। वो आंच आपको दिखाएंगे और इसको लेकर अब बता दें आपको कि अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान हिजाब को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा एक दिन हिजाब पहनने वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी के इस बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे ओवैसी की दकियानूसी सोच करार दिया। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी का ये मुगालता ही रहेगा। वो जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं को लगातार पर्दे में रखना चाहते हैं, ये उनकी दकियानूसी, संकीर्ण और कट्टरपंथी सोच है। लेकिन अब मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज 3 तलाक से उन्मूलन देने का काम किया है। हज पर बिना महरम के जाने की छूट देने का काम किया है। इसलिए अब असदुद्दीन ओवैसी की इन बातों में अब मुस्लिम महिलाएं फंसने वाली नहीं है। कर्नाटक के उडुपी में प्रशासन ने उडुपी में कल से धारा 144 लागू कर दी। शहर में 19 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। उधर उडुपी के बीजेपी MLA रघुपति भट्ट ने हिजाब मामले की जांच NIA से करने की मांग की और हिजाब विवाद के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया है। Demanded for NIA is for the same things, because see, international conspiracy is there. That was my allegation first. We are not banned hijab in Udupi. We have told in the classroom you remove as a uniform. We are telling only about uniform. We are not raising any objection to the hijab. Hijab is their religious right. Let them wear. But in the classroom they should be uniform. That was my. But और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर भी आपके सामने दिखाते हैं। स्कूल में हिजाब पहनने पर रोकने पर किस तरह से जमकर हंगामे वाली तस्वीर नजर आई। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे, पथराव किया। स्कूल में मौजूद शिक्षकों को बंधक तक बना लिया गया। वहीं हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक दागे और भीड़ को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठियां भी भांजी गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू किया। इस दौरान पुलिस ने 18 लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन तस्वीर आप देखिए किस तरह से सियासत जारी है और किस तरह से हिजाब के समर्थन में जो प्रदर्शनकारी हैं वो बवाल काटते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल में हम लोग जो शुरू से बोलते आ रहा है कि यहाँ पे कानून का शासन नहीं चल रहा है, यहाँ पे TMC का शासन चल रहा है, ममता बनर्जी का शासन चल रहा है। जो विद्यालय में शिक्षक होता है, शिक्षक सारे छात्रों के लिए शिक्षक होता है, शिक्षक का कोई मजहब नहीं होता है। और आज जो इस शिक्षक के ऊपर ऐसे अटैक होता है, ऐसे इन लोगों के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है और प्रशासन का जो भूमिका है वो इसका बहुत निंदनीय है। और वहीं मुर्शिदाबाद की घटना पर बीजेपी ने TMC सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता सौरभ सिकदर ने ममता सरकार पर आरोप लगाया कि वो शिक्षकों को सुरक्षा देने में नाकाम। और हिजाब विवाद पर आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन तेज हो गया है। विजयवाड़ा की तस्वीर आपके सामने रखे तो देखिए किस तरह से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हिजाब पहनकर सड़कों पर उतरी, जमकर नारेबाजी की गई। हाथों में पोस्टर, बैनर्स, तिरंगा लेकर ये महिलाएं हिजाब के समर्थन में उतरी। साफ कर दिया कि हिजाब के समर्थन में वो हमेशा रहेंगी और साथ ही अपने चेहरे से ये हिजाब कभी भी नहीं उतारेंगी और इसके लिए वो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सुनील देवधर ने हिजाब विवाद के पीछे PFI की विंग CFI को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने PFI पर चुनाव के वक्त वोट को पोलराइज करने का आरोप भी लगाया। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिजाब विवाद के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया और कहा कि कांग्रेस ने जो विभाजनकारी बीज बोया था वो कभी आतंकवाद तो कभी हिजाब की शक्ल में सामने आ रहा है।
षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है और कई ट्विटर हैंडल्स पे मैंने देखा है कि इससे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया है और ये पीएफआई का इसके पीछे हाथ है। उन्होंने सीएफआई बनाया, जो कैंपस को लेकर उन्होंने जो बनाया था, और बिल्कुल चुनाव के समय में पोलराइजेशन करना उनकी मंशा है और इसलिए ये गलत बात है। इसका हम पहले भी हम लोगों ने कहा कि ये गलत बात है और इसको चुनाव के नज़र से इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना तो बहुत ही गलत बात है। अपने आप को कहते ये सेकुलर है, लेकिन धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा कराया और वो बंटवारा कराया हुआ आज तक हिंदुस्तान को चैन से रहने नहीं दे रहा। वो कभी किसी शक्ल में, कभी किसी शक्ल में, कभी आतंकवादियों की शक्ल में, कभी हिजाब की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में वो सामने आते हैं। बीज कांग्रेस का बोया हुआ है, जो विभाजनकारी बीज बोया हुआ है। ये बहुत ही दुखद है कि शिक्षण संस्थाओं में अब राजनीति प्रवेश कर रही है। मैं समझता हूँ सुश्री बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे, फैसला ले, ताकि ये जो राजनीतिक विवाद पैदा करके इस समय देश में एक विषाक्त वातावरण पैदा किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जाए। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए वीर कश्यप के साथ बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें कुछ ऐसे जीनियस मिले जिन्होंने बोर होने की जगह लॉकडाउन में बोर्ड गेम्स इजाद किए। जी हाँ, उन्होंने नए नए तरीके निकाले कि कैसे परिवार साथ में मिलकर ना केवल कोविड-19 के बारे में कुछ नया सीख सके, पर दुनिया जहान के बारे में भी कुछ नया सीख सके, वो भी खेल खेल में। साथ मिलकर परिवार एक टेबल के ऊपर बोर्ड गेम साथ में खेले तो भाई साथ के साथ लगाव और प्यार भी तो बढ़ता है। वीर कश्यप ऐसे ही यंग जीनियस हैं। कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? सर मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मौनी मैम आए तो मुझे बहुत खुशी हुई एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मौनी रॉय भी आपके साथ खेल रही थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा उनके साथ गेम खेलकर? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो इतने चाव से, इतने लगाव से आपके साथ वो बोर्ड गेम खेलेंगी? वो मोमेंट सर इट वाज प्राइसलेस। वो मोमेंट मैं बहुत खुश था कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ खेल रहा हूँ, ये मेरा खुद का गेम एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर दैट मोमेंट। सो व्हाट आर यू वर्किंग ऑन करंटली? फिलहाल अब आप कौन सा नया गेम कर रहे हैं इनोवेट? मैंने टोटली अभी 7 गेम्स बनाए हैं। वो है कोरोना युगा, 16, 12, 19, 71, 2 डे गोवा, नौका बारा, जैवलिन जकास, लॉकडाउन क्रिकेट and one more game which is Admiral of the Fleet. I really love that game of yours, Veer. Thank you so much. All the very, very best. Thank you, sir.